फालिज की जो मेन, यहाँ तक बात है अक़साम की, तो मेन दो तरह की फालिज होते हैं। एक जिसमें जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो खून को सप्लाई करती हैं ब्रेन को, उनमें तंगी हो जाती है या फिर उनमें कोई क्लॉट। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है स्ट्रोक यानी कि फालिज। फालिज क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, ये कितनी अक़साम का होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाए, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर कमरुन्निसा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सिविल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यासिर। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा, आमतौर पर अगर हम बात करें लाइक स्ट्रोक की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इनकी अक़साम क्या हैं, ये कितने अक़साम के होते हैं और इसके होने की बुनियादी वजह क्या है? यासिर, अक़साम से पहले मैं चाहूँगी कि मैं नाज़रीन को ये बताऊँ कि स्ट्रोक है क्या। फालिज आम फहम अल्फाज में इसको फालिज कहा जाता है और इसमें होता ये है कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो कोई भी अचानक से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, फॉर एग्जांपल स्पीच में प्रॉब्लम हो जाए, हाथ कमज़ोर हो जाए, सुन हो जाए, फेस जो है वो ड्रूप हो जाए या फिर चलने में दुश्वारी होने लगे, एटेक्सिया या बैलेंस का इशू हो जाए, तो और वो क्यों हो, वो इस वजह से हो अचानक ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उनमें खून की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। जी जी। या फिर ब्रेन के अंदर जो खून की शरीयानें होती हैं जो उसको खून सप्लाई कर देती हैं वो किसी भी वजूहात की वजह से फट जाए और ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए उस पार्ट का। तो ये बेसिकली फालिज कहलाता है। जी जी। और मैडम, फालिज की जो मेन, जहाँ तक बात है अक़साम की, तो मेन दो तरह की फालिज होते हैं। एक जिसमें जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो खून को सप्लाई करती हैं ब्रेन को, उनमें तंगी हो जाती है या फिर उनमें कोई क्लॉट या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ब्रेन जो फालिज है उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो उनमें हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए या ब्लड प्रेशर का मुसलसल हाई रहना या शुगर के मरीजों में। तो इन मरीजों में क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, शुगर खून में उसकी मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से और प्लेटलेट्स जो कि खून के खलिए होते हैं वो खून की जो शरीयानें होते हैं उसमें चिपकना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर वो एक क्लॉट की फॉर्म में उसको, उस शरीयान को तंग करने लगता है। तंग यानी बिल्कुल वो सुकड़ने लगती है जगह, उसमें खून की जो फरावानी होती है वो मुअत्तल हो जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक से वो बिल्कुल सप्लाई ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, वजूहात पर अगर बात की जाए मिसाल के तौर पर, तो आप बताइए कि इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं और ख़ास तौर पर अगर रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर्स और वजूहात एक ही चीज़ का नाम है। और वजूहात में सबसे बड़ी जो वजह है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं, कुछ जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं और कुछ इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। और हाइपरटेंशन सिर्फ ये नहीं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आप लोग जिसको कहते हैं,
उसके हाई होने से अमूमन रिलेट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ईस्टर्न वर्ल्ड यानी पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है यानी नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है जो 70-80 करीब होता है, उसको उसकी ज्यादातर ये देखा कि उसके बढ़ने की वजह से ज्यादा हमारे पास है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है। उसके अलावा जो है और दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें डायबिटीज है जो कि साइलेंट किलर है। अच्छा, अब डायबिटीज हमारे यहाँ पहले बहुत इतना कॉमन नहीं था। आज अगर हम जैसे मैं ओपीडी में होती हूँ, लास्ट 15 ईयर से मैं ओपीडी कर रही हूँ माशाल्लाह, तो मेडिसिन भी हम लोगों ने किया है। तो पहले हम देखते थे कि हर 10वां पेशेंट शायद डायबिटीज का आता था, बिल्कुल, और वो भी एज उनकी 50-60 अबव ही होती थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं हमारे कॉमन प्रैक्टिस में हम ये देख रहे हैं कि क्लिनिक्स पे जो पेशेंट आते हैं, हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो होता है, चाहे वो यंग हो या वो ओल्ड हो, उसको या तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है यंग एज ग्रुप में, या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। और उसके अलावा भी और दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे ओबेसिटी है। अच्छा, ओबेसिटी में भी फीमेल्स में मेल्स दोनों में होता है, और इसका भी एसोसिएशन डिसलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ है, फैमिलियल भी हो सकता है ये। लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। तो फीमेल्स और मेल्स ही कहते हैं कि हम कहाँ हैं, हम तो स्मार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका जो है एब्डोमिन बहुत ज्यादा जो है उस पर फैट डिपॉजिट होता है, और दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो वो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमने ऑलरेडी डिस्कस। स्मोकिंग, जी, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर साहब, इसको मैं सॉरी कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन अगर हम इसे को रिलेट करें अल्कोहलिक एडिक्शन के साथ भी, तो आया क्या ये भी है एक रिस्क फैक्टर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अल्कोहल के साथ अगर 2 पैक्स डेली लिया जा रहा है तो रिस्क इज वेरी हाई। यानी 2 पैक्स अगर डेली लिया जा रहा है, नॉट इन आवर सेटअप बट वेस्टर्न वर्ल्ड में ये रिसर्च कहती है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी इनएक्टिव हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एक्सरसाइज ना का लैकिंग, उसका ना होना, और टाइप ए पर्सनैलिटीज जो होती हैं वुमन जो कि ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, बेंच वर्क होता है हमारा, चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो एक चीज़ है जो कि ऑल्सो रिस्क फैक्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें फीमेल्स में स्पेशली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो देखा गया है कि वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो मेन जो है वो हाइपरटेंशन सबसे बड़ा कॉज, उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये मोटे मोटे जो कॉजेज हैं। जी जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा देखने में आई है वो है खून पतला करने वाली अद्वियात। तो आप क्या समझती हैं कि बेदरेग और बिना कंसल्टेंट की मतलब राय लिए जो मुतअद्दिद मतलब जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं वो लंबे अरसे तक लेते रहना क्या ये भी नुकसान दें? देखिए, पहली बात तो ये कि खून को पतला करने वाली दवाइयां किसी बीमारी की वजह से दी जाती हैं, ठीक है। उसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी, क्योंकि देखिए स्ट्रोक के रिस्पेक्टर में हार्ट डिजीजेस भी हैं, जी जी, ठीक है। अगर बच्चों में खास तौर पे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हैं, या अगर ओल्ड एज में या मिडिल एज में देखा जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ये सारे कॉजेज हैं। और हार्ट में जो है ब्लड प्रेशर, अगेन ब्लड प्रेशर के मुसलसल अनकंट्रोल रहने की वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा होता है, ब्लड का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो हार्ट का वो कम हो रहा होता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, उसमें डायलेट होने लगते हैं उसके खून के चैम्बर्स, तो उसकी हार्ट के चैम्बर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके ब्लड का जो है क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो इन सब की वजह से, या पेशेंट को कोई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है या और कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एस्कार्ट, एंटीप्लेटलेट्स, क्लोपिडोग्रिल, एस्कार्ट या कोई और ड्रग स्टार्ट की गई है, या फिर वाफरिन स्टार्ट की गई है जो कि एंटीकोगुलेशन ड्रग्स है, तो वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है।
फालिज की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखा जाए कि वर्ल्ड वाइड क्या है, तकरीबन जो है 18 मोर देन 18 मिलियन जो लोग हैं वो स्ट्रोक से नबरदाज में, ठीक है। और तकरीबन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 250 पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख में तकरीबन 250 के करीब। और यही रेशो ऑलमोस्ट जो है यूएई में भी है, और चाइना भी ऑलमोस्ट हमारे बराबर ही चल रहा है। तो ईस्टर्न कंट्रीज में अमूमन ये रेशो है, और भी दूसरी कंट्रीज हैं तो उनमें ये तकरीबन काफी हाई रेशो है, ठीक है। और इवन जो ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और मॉर्बिडिटी के लिहाज से देखा जाए, यानी कि डिसेबिलिटी के लिहाज से डिसेबल हो जाता है, उसका नंबर 1 कॉज स्ट्रोक, फालिज। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक दो सवाल जो आपके ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक है, मैं चाहूँगा कि आपसे वो भी पूछूं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? यासर, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 वजूहात हैं। एक तो मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर को मेनिंजाइटिस हो गया था, यानी जिसको आप लोग गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। जी। एंड आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, मेडिकल स्टूडेंट ही थी, लेकिन मेरा उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मुझे न्यूरोलॉजी ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस शोबे में भी न्यूरोलॉजी क्यों मैंने सेलेक्ट किया, तो रीजन ये कि वो अनडायग्नोज रहा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई की डेथ हुई। वो एक पॉइंट था जब मैंने ये डिसाइड किया कि ये एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जिसमें लोग इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। और मिस डायग्नोज भी होते हैं बहुत से केसेस। एक तो ये रीजन था जो मेरा बहुत ही इमोशनल वो है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं न्यूरोलॉजी के पेशेंट देखा करती थी तो और अपनी कुलीग से डिस्कस किया करती, तो वो लोग यही कहते थे कि यार इसने क्या रखा है, ये तो पेशेंट कभी सही नहीं होते। न्यूरोलॉजी के पेशेंट आप लोग मतलब क्यों आपको बहुत प्रोलॉन्ग भी तो चलते हैं ना मैडम। हाँ, डिसेबिलिटी। मैंने सिर्फ उनको एक ही जवाब दिया कि अगर कोई मरीज डिसेबल है और उसकी डिसेबिलिटी को आप कुछ थोड़ा कम कर देते हैं, यानी कि अगर वो बेड बाउंड है और व्हील चेयर पे आ जाता है या व्हील चेयर पे है और चलने लगता है, तो क्या ये उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है? तो ये एक रीजन था जिसके लिए मैं आई। और तीसरा रीजन ये था कि जब मैंने हाउस जॉब अपना कंप्लीट, बल्कि मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया फाइनल ईयर, तो हम गए नेफ्रोलॉजी किसी डिपार्टमेंट में कि हम इलेक्टिव्स करेंगे। तो वहां से तो हमें परमिशन नहीं मिली, तो नीचे ही जो है सिविल न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट था, वहां हम चले गए और हमने वहाँ पे 1 मंथ की अटैचमेंट की। और उस अटैचमेंट के दौरान जब जो हमारे सीनियर्स थे वहाँ पे, स्पेशली मैं प्रोफेसर सलीम इलियास का नाम लेना चाहूँगी, तो और डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर, उनके वार्ड में मैंने जब काम किया और मैंने देखा कि ये इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। सिर्फ जो है मरीजों को हम ट्रीट नहीं कर रहे होते थे, हम भाग दौड़ कर रहे होते थे, डोनेशन, ज़कात, और मतलब हर मरीज से हम लगे हुए होते थे, फिजिकली भी और एजुकेशन वाइज भी, कि हम उसको जो है ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ से हम अरेंज करेंगे, और पढ़ते भी थे। तो वो एक पॉइंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे मुझे न्यूरोलॉजी में ही जाना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, चूंकि अब प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त है, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम आपका आखिर में जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें वो आप दे दीजिए। वैसे तो फालिज के मरीज की मैनेजमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फालिज के मरीज हैं उनके साथ जो केयर गिवर्स होते हैं, यानी कि जो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसपे हस्बैंड को अगर हो गया तो वाइफ, या फिर ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, और जो घर के अफराद हैं, फालिज के मरीज को ये एहसास दिलाना है कि भाई उसको बेहतरी आ सकती है, और जो हो गया है फालिज उसको तो शायद आहिस्ता आहिस्ता 10% लोगों में 100% इम्प्रूवमेंट हो जाती है, 40% लोगों में 50% इम्प्रूवमेंट होती है, और अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर भी होती है। लेकिन उनको बेहतरी की उम्मीद दिलाना चाहिए, क्योंकि बेहतरी हो जाती है।
अब करना क्या होता है कि नई जो फालिज है उससे बचाना है, बिल्कुल ठीक है, उससे बचाने के लिए ही जो प्रिवेंशन हम कर रहे होते हैं कि शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी है, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करनी, छोड़ना नहीं है। और जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यूटीआई हो रहे हैं, बेड सोर्स हो रहे हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट जो है बेड रिडन है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस पे निगलेक्ट की जाती है, फिजिकल थेरेपी नहीं कर रहे होते, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, इसका बहुत बड़ा रोल है। होता ये कि जो मरीज होते हैं उनके हाथ और पाँव बिल्कुल स्पेस्टिक हो जाते हैं। अगर उनको शुरू में फिजियोथेरेपी के जरिए और दवाइयों के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो होता ये है कि वो डिसेबल हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, और फिर वो पेशेंट अगर बेड रिडन है तो बेड रिडन ही रहेगा, या फिर वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाएगा, ना वो चल सकता है ना वो मूव कर सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे पेशेंट और केयर गिवर्स दोनों जो हैं उनके लिए बहुत इम्तिहान वाली बात होती है। तो वो बहुत परेशान होते हैं उस सिलसिले में, और फिर जब एक टाइम गुजर जाता है 3 to 6 मंथ्स, उसके बाद ये चीजें जो है इरिवर्सिबल हो जाती हैं, तो उनको फिर दोबारा से सही हालत में लाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज पे प्लीज जरूर तवज्जो देनी चाहिए फालिज के मरीज को भी, और उसके केयर गिवर्स को भी, और उसके मॉलिज को भी। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं डेवलप होते, पेन नहीं होता, स्पेसिफिसिटी नहीं होती, पेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारी जो मोडालिटीज हैं इनको जरूर इन्वॉल्व करें और पेशेंट की जो लाइफ है उसको मिजरेबल बनाने से बचाएं। बेहतर डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। यहाँ से बहुत दिनों से आप मुझे बुला रहे थे, तो मैंने आपके टाइम निकाला, और बहुत ही ऐसा टॉपिक था कि जिस पे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया इतना बोलने का। अब इंशाल्लाह तशने की रहेगी, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मैं आपको जरूर मदऊ करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें दोबारा वक्त जरूर देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर कमरुन्निसा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सिविल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपने मेजबान यासिर अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।